Hello guys, what's up? Welcome to our exam. I am Amnish Sharma. Today we discuss the various previous year question of SSC JEE Civil Engineering from 2004 to 2016. और मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर. आप हमारे YouTube चैनल एवर एग्जाम पे जाकर इसको सर्च कर सकते हैं और 2 वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं इसको वो भी देख सकते हैं जाके. ठीक है, ये 3rd वीडियो है. ये हम वीडियो बनाई है टॉपिक वाइज. ठीक है, टॉपिक वाइज बनाई है कि जो जितने भी सोल मैकेनिक्स एंड सिविल फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो एसएससी जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक वाइज देख रहे हैं. तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेईई बिकॉज लास्ट 12 to 13 years 50 to 45 questions are generally asked in this topic. So आप देख सकते हैं कितना तगड़ा वेटेज है इस टॉपिक का. तो प्लीज आप इसको मत छोड़िए और इसको ढंग से कर लीजिए. तो हम इसका पार्ट 3rd पढ़ते हैं आज. ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू. तो प्लीज कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग. सो ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. और 2010 से पहले मैं सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूं. अब मैं जो 2010 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करता हूं. सो लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सोइल मास इज कॉल्ड. देखो, लिक्विड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं WL से. ओके, और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो होता है WL माइनस WP. अभी ये जो टर्म होता है इसका कोई नाम नहीं होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं उनसे हम समझेंगे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. देखो, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है 1 माइनस के IC. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IL से. वो होता है 1 माइनस के IC. ओके, तो जो IC होता है वो होता है WL माइनस WN अपॉन WL माइनस के WP. ओके, तो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है. क्या ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपको लग रहा है कहीं से भी? ओके, इसमें WN भी आ रहा है जो नेचुरल वाटर कंटेंट पे देखते हैं हम. तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स तो नहीं है. तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स नहीं है तो लिक्विडिटी इंडेक्स भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी तो नेचुरल कंटेंट की टर्म आएगी. दिस इज ऑब्वियस. तो ये भी नहीं है. अब होता है श्रिंकेज रेशियो. श्रिंकेज रेशियो एक अलग टर्म होता है. श्रिंकेज रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्राई वेट से कि कितना वॉल्यूम ऑफ ड्राई है और इतने वाटर कंटेंट पे. तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं V1 माइनस के VD अपॉन VD अपॉन वाटर कंटेंट W1 माइनस के W2 इंटू 100. इसको हम करते हैं श्रिंकेज रेशियो से. श्रिंकेज लिमिट मैं आपको पहले बता चुका हूं. तो ये भी श्रिंकेज रेशियो भी नहीं है. तो ये कोई टर्म ही नहीं है. टर्म होती होगी W1 माइनस WP, पर इन जो ये 3 दिए हुए हैं इनमें नहीं है. ठीक है, तो जो क्वेश्चन में फर्स्ट है उसका जो आंसर है वो है D, नन ऑफ द अबव. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल. अब उसने पूछा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट. यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं CU से. उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है D60 बाय D10. ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट. D60 का मतलब होता है कि 60% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज. उसको हम बोलते हैं D60. D10 होता है कि 10% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज. और जो D10 होता है उसको हम बोलते हैं, D10 को हम बोलते हैं इफेक्टिव साइज. क्या बोलते हैं? इफेक्टिव साइज. ओके, सो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ये होता है. अब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट डिपेंड करता है कि जो सोइल है वो कैसी है. ठीक है, 2 चीज पर डिपेंड करता है. पहली बात कि यूनिफॉर्मिटी पे कि वो वेल ग्रेडेड है या यूनिफॉर्म है. ठीक है, यदि वो परफेक्टली यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड. ठीक है, एक होता है वेल ग्रेडेड. मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया है कि वेल ग्रेडेड क्या होता है. ये वेल ग्रेडेड. तो वेल ग्रेडेड में 2 टर्म आते हैं कि ये वेल ग्रेडेड सैंड है,
या फिर ग्रेवल है, ठीक है, या तो वो वेल ग्रेडेड सैंड है या फिर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है तो उसके लिए सीयू की वैल्यू होती है 1। सैंड के लिए जो वेल ग्रेडेड सोइल होती है, सैंड होगी, वेल ग्रेडेड सैंड होगी, तो उसकी जो सीयू की वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन 6। और जो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता है उसकी जो वैल्यू होती है, सीयू की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 4। ओके, अब यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सोइल तो उसने कह दिया, उसने ये नहीं कहा कि वो परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, परफेक्टली, उसको बोलते हैं परफेक्टली, ठीक है, या फिर वेल ग्रेडेड है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट में किसका बताना है, वेल ग्रेडेड सो का बताना है या फिर परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का बताना है। सो ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन 1 देखो, लेस देन 1 होता तो फिर इसके लिए तो ग्रेटर देन 6 होता है, तो ऑप्शन 1 गया काम से। ऑप्शन बी ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 तो सिर्फ परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए होती है, सैंड और ग्रेवल के लिए तो उसकी वैल्यू बड़ी होती है। सो ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी इक्वल टू और लेस देन 1 बिल्कुल गलत, क्योंकि 1 तो सिर्फ परफेक्टली यूनिफॉर्म ग्रेडेड के लिए 1 ही होती है, और वो कह रहा है कि इक्वल टू और लेस देन भी चला जाए तो बिल्कुल गलत है ये तो। फिर वो कहता है इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इक्वल टू है किसके लिए, परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए सीयू की वैल्यू 1 होती है, सैंड के लिए और ग्रेवल के लिए जो सीयू की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 6 और ग्रेटर देन 4 रेस्पेक्टिवली होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये बहुत ही एनालिटिकल एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन है। सो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिए, टाइम दीजिए क्वेश्चन को, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सोइल मस्ट बी। देखो अभी जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D30 इंटू D10। ओके, ये होता है D60, यहां पे D60 होता है, सॉरी, ठीक है। तो जो D30 होता है उसका मतलब ये होता है कि 30% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज, और D60 D10 मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये एक टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो वेल ग्रेडेड सोइल होता है उसके लिए सीसी की वैल्यू होती है 1 से 3 के बीच में। सो सीसी फॉर अ वेल ग्रेडेड सोइल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3। सो अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं वे क्या हैं। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 से 1 के बीच में, बिल्कुल गलत, क्योंकि 1 से 3 के बीच में होती है। 3 से 4, जब 1 से 3 के बीच में होती है तो 3 से 4 कैसे हो सकती है, तो ये भी गलत है। 4 से 5 ये भी गलत, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो सीसी होता है वो 1 से 3 के बीच में होती है फॉर द वेल ग्रेडेड सोइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोइल बिलो विच सोइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड द। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, मैं आपको बता चुका कि एटलबर्ग ने एक लिमिट दी थी, उसमें यहाँ पे उसने वॉल्यूम लिखा था और यहाँ पे वाटर कंटेंट लिखा था कि यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट है, यहाँ पे तक कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे उसका प्लास्टिक लिमिट होगी, फिर यहाँ पे उसकी लिक्विड लिमिट होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। आप कितना ही वाटर कंटेंट घटा लो लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो जितना जब तक सोइल, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं WS होती है श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच योर सोइल इज जस्ट सैचुरेटेड, कि सोइल सैचुरेटेड रहे वो मिनिमम वाटर कंटेंट, उसको हम बोलते हैं उसका श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है श्रिंकेज लिमिट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिक्विड लिमिट क्या होती है, लिक्विड लिमिट यहां होती है WL, ठीक है। आपको पता है कि वाला जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्लास्टिक स्टेट, फिर होता है लिक्विड स्टेट। तो जो लिक्विड लिमिट होती है वो प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच की जो होती है वो होती है लिक्विड लिमिट, ठीक है। और जो प्लास्टिक लिमिट होती है वो होती है प्लास्टिक स्टेट और उसका जो सेमी सॉलिड स्टेट है उसके बीच की। सो कंफ्यूजन मत करो बिल्कुल भी, और देख लो कि कहां पे, एक बार बना लो एटॉमिक लिमिट का जो चार्ट है और उससे आपको पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है।
2010 के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 2011 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैलिड रेंज फॉर एस। एस क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको हम बोलते हैं उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इन परसेंटेज में कहां से कहां तक होता है, ठीक है। देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या हो सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में जो वर्ड्स होंगे उसके अंदर दो चीज होगी, या तो उसके अंदर एयर होगा या उसके अंदर वाटर होगा, ठीक है। तो अब देख लो कि जो इसका नीचे वाला टर्म है ये बड़ा हो गया, यदि उसके अंदर एयर आ गया तो सैचुरेशन कम हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और यदि उसमें इसमें एयर हुआ ही नहीं तो एस की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और एस की वैल्यू 0 कब होगी, जब उसके अंदर वाटर कंटेंट है ही नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ही नहीं। तो उसकी जो वैलिड रेंज होती है वो होती है एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि इन्हें परसेंटेज में पूछा है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए सोइल हैज अ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं गामा टी से। कितना दिया हुआ है, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड द वाटर कंटेंट दिया हुआ है 10%। 10%, ये 10 है, ठीक है। अब पूछा है ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी किलोमीटर पर मीटर क्यूब में, क्योंकि किलोमीटर पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो गामा टी होता है उसका एक फॉर्मूला होता है गामा टी अपॉन 1 प्लस के डब्ल्यू, ठीक है। तो जो गामा टी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22, ओके। और जो वाटर कंटेंट दिया हुआ है वो दिया है 10%, तो 1 प्लस के 0.10। तब यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उससे जो गामा डी आएगा निकल के वो आएगा 20, ठीक है। आप देख लीजिए क्योंकि 1.1 बन जाएगा तो 2 ट्वाइस टाइम कट जाएगा, तो जो गामा डी हो जाएगा वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि यदि गामा डी कब बढ़ेगा, गामा डी तब बढ़ेगा यदि वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और जो गामा डी होगा वो गामा टी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि गामा टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा टी को रिप्रेजेंट करते हैं टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन जो हम गामा डी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो आप इन दो से देख सकते हैं कि जो कौन सा बड़ा है, तो गामा टी हमेशा गामा डी से बड़ा होगा। सो जो इस क्वेश्चन इसका आंसर है बी, ओके। थर्ड, ए पाइक्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट एंड द वॉइड रेशियो। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर मैंने बताया था कि पाइक्रोमीटर क्या होता है, उसमें हम वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का डिटर्मिनेशन करते हैं। सो इसका जो आंसर है वो ये है, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। पाइक्रोमीटर यूज किया जाता है दोनों के लिए। जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता होगी तब तक हम उसका वाटर कंटेंट नहीं निकाल सकते हैं, ओके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 4, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स। देखो जो टफनेस इंडेक्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईटी से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन द आईएफ, फ्लो इंडेक्स। तो उसका जो आंसर है वो है बी। प्लास्टिक इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स ये नहीं होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो कोई वो ही नहीं होता है, और लिक्विड इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो टफनेस इंडेक्स है वो डिपेंड करता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे। जितना प्लास्टिक होगा सो उतना टफ होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आईटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि आईटी इक्वल्स टू आईपी अपॉन आईएफ होगा, ओके। फिफ्थ, द यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय। देखो जो कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है, मैंने आपको बताया कि जो सॉइल होते हैं उसको हम थ्री फेज सिस्टम और 2 फेज सिस्टम में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि कंप्लीटली, अब देखो 3 फेज सिस्टम में 3 होता है, 3 फेस होते हैं, ठीक है। एयर होगी, फिर उसके अंदर वाटर होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सॉलिड होंगे, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल है, तो जो एयर मास है वो भी वाटर से भर चुका है। तो 3 फेज सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द 2 फेज सिस्टम। ये ऐसे ही है। और ये क्या है, सोइल तो सेम रहेगा, ये यहाँ पे है, ये नहीं है, ये सब पूरे में वाटर है, वाटर, ठीक है। और ये सोलिड तो सेम ही रहेगा, सोलिड के जो ग्रेन है वो तो सोलिड ग्रेन रहेंगे, वे तो कहीं नहीं जाएंगे। अब ये 2 फेज सिस्टम हो चुका है। तो जो गामा, देखो गामा टी होता है, गामा टी को हम कहते हैं बल्क, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है G प्लस के ई एस गामा W अपॉन 1 प्लस के ई, 1 प्लस के ई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है, तो कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल की ये होती है डायमेंशन की S इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल की, कि जितने भी उसके अंदर वॉइड्स हैं वो सब वाटर से भरे हुए हैं। ओके, तो अब हम लिखेंगे गामा सैचुरेटेड, क्योंकि हम कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे S की वैल्यू आप डाल दीजिए 1, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा G प्लस के ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखिए कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, G प्लस के ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि गामा टी, जो गामा टी होता है वो होता है बल्क यूनिट वेट, उसमें यदि S की वैल्यू 1 हो जाएगी तो गामा सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, नंबर 6, a soil has an average particle size of 0.2 mm, is predominantly gravel, sand, silt और clay। देखो क्लासिकल सोइल करते हैं, एक होता है 80 mm, ठीक है, और फिर होता है 4.75 mm, फिर होता है 75 माइक्रोन और उससे कम। यदि 80 mm से 4.75 के बीच में है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेवल, ग्रेवल, और 4.75 से 75 माइक्रोन के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं सैंड, ठीक है। 75 माइक्रोन से जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल, और 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन उसको हम बोलते हैं सिल्ट, और जो लेस देन 2 माइक्रोन होता है उसको हम बोलते हैं क्ले, ठीक है। जो ये सोइल होती है उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, अब वो कह रहा है कि इस सोइल हैज एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm, इट इज प्रीडोमिनेंटली, आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल साइज है वो 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच में कहीं आएगा, 0.2 mm, ठीक है। तो जो 0.2 mm है इन दोनों के बीच में आएगा, तो इसका जो फिर कौन सोइल हुई, ये सोइल हुई सैंड, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और आप हमारी वेबसाइट को जाके देख सकते हैं www.avexam.in, और इस पे करंट अफेयर्स एंड आंसर कीज मिलेगी, वेरियस जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी, और न्यूज़पेपर मिलेगा द हिंदू, दैनिक जागरण एंड द इंडियन एक्सप्रेस इन PDF फॉर्म, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप। और अगर हम एक ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं फॉर SSC JEE सिविल के लिए, तो आप SSC JEE सिविल के लिए टेस्ट ले सकते हैं जो प्रोबेबली अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज प्लीज कमेंट इन ऑफ माई वीडियो, तो आप हमारी वीडियो को कमेंट कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको भेज सकते हैं, और कमेंट करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।